हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के दूसरे अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमने इस अध्याय का 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। कितना वीडियो? 2 वीडियो। ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा कहाँ पर? हिस्ट्री 2023 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप इस प्लेलिस्ट में इतिहास के 8 अध्याय का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएगा। पहले अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा और इस अध्याय का भी 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो का। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। जो रूस के शासक ने यह सोचा कि क्यों ना हम पूरे रूस का रूसीकरण कर दें, यह क्रांति के लिए ये लोगों के मन में ये भावना क्रांति की और लोगों को लेके गया क्यों, इनके बारे में हम इस प्रश्न के उत्तर में ढूंढने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सोवियत रूस, है ना, उस समय याद रखना है अभी सिर्फ रूस है। 1990 से पहले उनको सोवियत कहा जाता था क्योंकि वह कई देशों का एक समूह था। तो सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। उनके अतिरिक्त यानी स्लाव जाति के अलावा फिन हो गया, पोल हो गया, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया। इससे क्या हो गया? इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और इस प्रकार राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। देखिए, अब मैं इसको समझाता हूं। ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले की पॉइंट क्या निकला हमारे लिए? की पॉइंट यह निकला कि यहाँ पर कौन था भाई? वो करना क्या चाह रहा था? रूसीकरण करना चाह रहा था, ठीक है। तो रूसीकरण का मतलब क्या था कि एक्चुअल में जो रूस था, यानी जो सोवियत रूस था, ये कई देशों का, लगभग 10 से 15 देशों का यह एक समूह था, ठीक है, जहां पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे थे। यही चीज यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। इनके अलावा मूल रूप से वहां किस धर्म के लोग रहते थे? स्लाव जाति के। इनके अलावा फिन भी तो थे, पोल भी थे, जर्मन भी थे, यहूदी भी थे। तो ये सब जाति के लोग रहते थे। अच्छा, इन सभी जातियों की भाषा भी थी अलग अलग, ठीक है, और इनके रस्म रिवाज ये भी अलग था। लेकिन रूस के जो अल्पसंख्यक समूह के जो राजा थे, जिसका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय। तो ये जारी किया क्या? रूसीकरण का नीति। अब इनसे ये सभी लोग परेशान हो गए, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, ये सभी के सभी। और इनके अनुसार जार ने क्या बोल दिया? जार निकोलस द्वितीय के अनुसार कि जो भी सोवियत संघ रूस में रहेगा उनको रूसी भाषा बोलनी पड़ेगी। उनको आपको जर्मन, पोलिश ये सब नहीं बोलने दिया जाएगा। आपको जो सोवियत रूस की शिक्षा है ये अपनाना पड़ेगा। जो हमारी संस्कृति, यानी जो उस समय सोवियत रूस का संस्कृति था, वो ये इन सभी पर लादने का प्रयास किया। जब आप किसी और धर्म के मानने वाले लोगों पर, किसी और भाषा के बोलने वाले लोगों पर, जब आप अपनी भाषा को, जब आप अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को अगर आप थोपने का प्रयास करोगे, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश वो बढ़ता जाएगा और वही आक्रोश एक समय में क्रांति बन जाएगा, जो बना भी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट रह जाए तो वीडियो को रोककर उसी समय कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि मुझे यहाँ पर भाई समझ में नहीं आया, एक बार आप पुनः बता दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो में जरूर बता दिया करूँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी हमारे लिए ठीक है क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न है हमारा, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? ठीक है, देखिए इसका की पॉइंट हम क्या सब निकाल सकते हैं। तो 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के पहले
सबसे पहले आपके लिए एक आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये हुआ था भाई 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के पहले विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था। ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता था। लेकिन क्रांति के सफल होने के बाद रूस ने, ठीक है, चलिए अगला इसका पेज देखते हैं। तो रूस ने साम्यवादी व्यवस्था कायम की गई। तो इस व्यवस्था के तहत उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार कायम करना है। ठीक है, ये किसका था? साम्यवादी का। तो श्रमिकों को उसके श्रम के अनुसार, श्रमिक कौन भाई? श्रमिक किसको कहते हैं? मजदूर को। ठीक है, श्रमिक किसको कहते हैं? मजदूर को कहते हैं। तो मजदूरों को उसके मजदूरी के बदले यानी उसके काम के अनुसार पारिश्रमिक दी जाती है। इससे श्रमिक मन लगाकर काम करते हैं, बिल्कुल सही है, और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब आप मजदूरों को यह कह दोगे कि आप जिस हिसाब से काम करोगे, आपका काम जैसा होगा, आपको मजदूरी उस प्रकार से मिलेगा, तो बिल्कुल मजदूर काम लगा के काम करेंगे। लेकिन अगर आप मजदूरों को फ्रीडम के बदले अगर उस पर प्रतिबंध लगा दोगे, अगर उसके हाथ बांध दोगे, हाथ बांधने का मतलब हुआ कि आप 8 घंटे काम करोगे और आपको मजदूरी उनके काम के अनुसार, जो उनका काम मांगता है उतना अगर उनको मजदूरी नहीं मिलेगा, तो फिर भाई मजदूर काम क्यों करेगा मन लगा के? वो उत्पादन क्यों बढ़ाएगा? ठीक है, तो साम्यवादी में ये चीज़ पर उन्होंने फोकस किया कि वो अगर उनके मजदूरी के हिसाब से, अगर मजदूर को उनके काम के बदले या मजदूरी के हिसाब से अगर हम उन्हें रुपये देंगे, तो बिल्कुल वो मन लगा कर काम करेंगे। इनसे क्या होगा? उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उत्पादन में सभी का भाग बराबर होता है। यही व्यवस्था साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। तो मूल रूप से याद रखिएगा, साम्यवादी, देखिए एक्चुअल में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन सब? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल रूप से सरकार का यह टारगेट होता है कि हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? पूंजी का हमको कमाना है, हमें पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, अर्न ज़्यादा से ज़्यादा करना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये लोग जो टारगेट करते हैं ना, ये लोग टारगेट किसको करते हैं? इन लोगों का टारगेट होता है समाज का मूल व्यक्ति जो है ना, ये लोग व्यक्ति पर फोकस करते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं? उत्पादन के साधनों का प्रकार पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये लोग प्राइवेट कंपनियों को ना देकर सरकार अपने पास भी रखता है। ठीक है, सरकार अपने पास भी रखता है और सरकार मूल रूप से जनता को केंद्र मानती है। ठीक है, मतलब आप अगर सरल शब्दों में हम समझे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के हाथों सब चीज़ थोप दिया जाता है और प्राइवेट कंपनी मुनाफा पे मुनाफा कमाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट, आप किसी भी देश में देख लीजिएगा, कई बार वो घाटा भी सह लेता है अपने जनता के। अगर मान लीजिए उस देश में मुद्रास्फीति दर अगर गिर गया है, अगर महंगाई बढ़ते जा रही है, तो वो अपने खजाने से रुपये खर्च करके उनको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। उनके बाद तीसरा अर्थव्यवस्था था मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और प्रश्न को आज डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रश्न है हमारा कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? नई आर्थिक नीति, ठीक है, तो देखिए, तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में रूस की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कौन सी व्यवस्था लाई थी? नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। इसी को याद रखना है, अंग्रेजी में कहा जाता है नैप, NEP, नैप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें मार्क्सवादी के मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा।
यानी वहाँ के जो मार्क्सवादी थे उन्होंने इस नीति में कुछ ऐसे भी चेंजेस लाए जो एक्चुअल में मार्क्सवादी को सूट नहीं करता था। इसी को कहते हैं समझौता करना। तो नई आर्थिक नीति में कुछ बातों को उन्होंने मेंशन किया, तो इनके प्रमुख बातें निम्नलिखित है। तो चलिए इनके प्रमुख बातें क्या थी उनको हम देख लेते हैं। पहला उन्होंने यह बोला कि अब क्या होगा, तो किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। ये रूसीकरण की क्रांति में हमने अभी बताया भी था आपको कि रूसीकरण की क्रांति हुई क्यों थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने उनके जो किसान थे वो कर से दब गए थे। राजा ने सीधा बोल दिया था कि भाई आपको इतना लगेगा तो लगेगा, आपके खेतों में उत्पादन हो या ना हो। तो इसलिए नई आर्थिक नीति में लेनिन ने क्या किया कि इन्होंने एक निश्चित कर लगाया कि भाई आपको इतना देना पड़ेगा, और बचा हुआ जो अनाज था वो किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था, वो इनको कहीं और बेच सकता था, कुछ भी कर सकता था। दूसरा क्या बोलोगे, तो यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य का ही है, फिर भी व्यवहार में या जमीन का मालिकाना हक ये किसके पास होगा भाई, किसान के पास होगा। ठीक है, याद रखना है। दूसरा की पॉइंट क्या था, लेनिन ने यह भी सुनिश्चित किया कि जमीन राज्य का ही या जमीन सरकार की ही होगी, लेकिन व्यवहार में या जमीन का मालिकाना हक यानी जमीन का प्रयोग कौन करेगा भाई, किसान करेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा की पॉइंट है कि 20 से कम, कितना भाई, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। आप अपने से भी चला सकते हो, यह भी अधिकार उनको दे दिया गया था। ठीक है, चलिए हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि सरकार अपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना धीरे धीरे कम कर दिया, और निर्णय लेने का अधिकार, काम करने का अधिकार, ये जितने भी उद्योगपति थे, छोटे हो या बड़े या मध्यम लघु उद्योगपति हो, इन सभी के पास में दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके और की पॉइंट हैं क्या, चलिए देखते हैं। चलिए नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर हम देखेंगे इस अध्याय से अगर और कोई VVI प्रश्न होगा तो मैं उन्हें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। किस प्रश्न में आपको डाउट रह गया आप उनके बारे में भी लिखिएगा, मैं उसे भी बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप और फेसबुक पे अगर ग्रुप है तो आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। अपने आप व्हाट्सएप स्टेटस में इन्हें लगा सकते हैं, फेसबुक पर लिंक को शेयर कर सकते हैं। आप ये सब कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हो सकता है कोई ऐसे बच्चे जिसे पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, या वो पढ़ने जा रहे हैं लेकिन अभी तक अगर ये इस टाइप का प्रश्न अगर क्लियर नहीं हो पाया है तो उनका क्लियर हो जाएगा। इन आपके शेयर करने से कई लोगों का भला हो सकता है, तो फिर भला करने में क्या दिक्कत है। आपको अगर डाउट रह गया तो अपने कमेंट सेक्शन में, ये कमेंट सेक्शन आपका है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है हिस्ट्री 2023 नाम से, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सभी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।